हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले तो पहले आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के 10 MVBI 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से पहले ज्योग्राफी का बहुत सारे वीडियो अब लगातार अपलोड हो जाएगा, जिसको आप देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को डर रहता है कि सर कहाँ से प्रश्न पूछ देंगे, कौन से प्रश्न पूछ देंगे, कैसे लिखेंगे। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि बाबू, सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप जो पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। और सब्जेक्टिव में क्या अपने मन से लिखना रहता है, और हमेशा आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो पहला दिशा निर्देश में वही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे। मतलब हमेशा परीक्षार्थी को कहा जा रहा है, विद्यार्थी को कहा जा रहा है कि आप अपने शब्दों में ही आंसर दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक प्रश्न मैं अभी आप सभी को 2 मार्क्स में पढ़ा रहा हूँ। ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपकी बार ये प्रश्न पूछा जाए, लेकिन कम चांस है इस प्रश्न को पूछने का इस बार, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि भूगोल किससे कहते हैं, भूगोल किससे कहते हैं। ठीक है, आप कहिएगा कि सर अभी आप भूगोल पढ़ाएंगे तो फिर सब्जेक्टिव प्रश्न कब पढ़ाएंगे। भूगोल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले अगर आपको भूगोल समझ में आ जाएगा तो फिर आप भूगोल के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, चैप्टर आते हैं, सारे कुछ चीज़ को समझ जाएंगे। तो भूगोल हम किससे कहेंगे, तो पृथ्वी के, ये मान लीजिए ये क्या है, तो ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक मतलब ये पृथ्वी के अंदर का मतलब जमीन के अंदर का। ठीक है, और पृथ्वी के ये बाहरी के हिस्सा। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर का मतलब पृथ्वी के आंतरिक तथा पृथ्वी के बाहरी हिस्सों का हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो भूगोल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, तो भूगोल कहते हैं। बस बहुत ही आसान शब्दों में आप लिख सकते हो। अगर आप सबके एग्जाम में मानव भूगोल की जगह सीधे पूछ दे भूगोल किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक तथा बाहरी हिस्से, मतलब पृथ्वी के अंदर के बारे में, मतलब जमीन के अंदर क्या चीज़ पाया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब उसके बारे में अध्ययन मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, तो हम अगर पृथ्वी के अंदर के हिस्से का जानकारी प्राप्त करते हैं फिर भी, और पृथ्वी के बाहरी हिस्से का जानकारी प्राप्त करते हैं फिर भी, तो इसी दोनों के समायोजन को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर के हिस्से का तथा बाहरी के हिस्सों का हम जब अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आखिर मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मानव भूगोल, देखिए मानव भूगोल में क्या लिखा हुआ है, मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं, मतलब मानव में जो भी परिघटनाएं होते हैं, परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं, मतलब कोई भी घटना घट रहा है उसके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों, मतलब विश्व के विभिन्न भागों, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। क्या करता है, करता है, मतलब मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल क्या करता है, भौतिक के बारे में, प्राकृतिक के बारे में, मानवीय जगत के बीच जो संबंध है, या जो घटना घट रहा है उसके बारे में, या स्थानिक जीवन के बारे में, स्थानिक वितरण के बारे में, या विश्व के विभिन्न भागों में क्या चीज़ हो रहा है सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, उसके बारे में अध्ययन करता है, मतलब जानकारी प्राप्त करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो मानव भूगोल कहते हैं। और करा इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांसक लक्षण की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, तो मानव क्या, मानव और प्रकृति के बीच, मतलब मानव देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते। ऐसा किसने कहा, तो जिमरमैन ने कहा। क्यों कहा है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ है। ठीक है, और हम जब उसका उपयोग नहीं करेंगे, जब तक किसी भी चीज़ का हम उपयोग नहीं करते, वो हमारे लिए संसाधन नहीं होता है। ठीक है, ये आप क्लास 10th में पढ़े। तो मानव क्या है, तो मानव एक प्रकार का भूगोल ही है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना मानवीय संसाधन, तो ये मानव ने बनाया। तो इसी प्रकार से भूगोल में भी मानव जो होता है एक भूगोल के रूप में काम करता है। क्योंकि अगर मानव किसी भी चीज़ का, मतलब प्राकृतिक के द्वारा, मतलब जो भी चीज़ हमारे इस प्रकृति के द्वारा यहाँ पे उपलब्ध है, इस पृथ्वी पर उपलब्ध है, अगर हम उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, उसके बारे में ज्ञान जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तो क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं उपयोग कर सकते। इसीलिए मानव क्या है, तो एक भूगोल के रूप में सहायता प्रदान करता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न जो सांख्यिक लक्षण की स्थिति होता है, या स्थिति का वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। तो इस प्रकार से पहले हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
आसान शब्दों में कहे कि सर अगर आपको कहे कि इस प्रश्न का आंसर आसान शब्दों में लिखिए तो क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा मानव भूगोल जो है ये भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत में जितनी भी घटनाएँ होता है उसका अध्ययन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मानवीय भूगोल कहते हैं, ठीक है? जैसे इसमें आप लिख सकते हैं आतंकवादी हो गया या जो भी मतलब मानव के द्वारा किया जाता है और मानव जिसके बारे में अध्ययन करता है उसके बारे में आप लोग इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न था, मैंने बता दिए। 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? ये प्रश्न मतलब इस पीडीएफ में बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा कि इस साल आ सकता है वैसे प्रश्न को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डोंट वरी, मैं बिल्कुल फ्री में आप सभी को ये पीडीएफ भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखिए प्रश्न कर रहा है 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न पूछ रहा है, तो आंसर में क्या लिखिएगा? पहले आंसर में आप सभी को लिखना है, आंसर में आप लोग लिखिएगा कि तृतीयक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप है जो किसी मृत वस्तु का उत्पादन न केवल सेवा प्रदान करता है, मतलब किसी पूर्त वस्तु का मूर्त वस्तु का उत्पादन न करके केवल सेवा प्रदान करता है। इसमें मिस्त्री, प्लम्बर, रसोई, वकील, शिक्षक आदि के व्यवसाय सम्मिलित है। अब देखिए तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है? तो तृतीयक क्रियाकलाप में वो किसी भी वस्तु का, ठीक है, उत्पादन नहीं करता है, ठीक है? तृतीयक क्रियाकलाप में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, परंतु वो सहायता प्रदान करता है, मतलब सेवा प्रदान करता है। और सेवा जैसे ही कोई भी क्रियाकलाप, अगर कोई भी क्रिया करने से किसी को सेवा मिल रहा है, मतलब किसी को मतलब उससे फायदा हो रहा है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा तृतीयक क्रियाकलाप। मैं जैसे शिक्षक है तो शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है? आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आपकी मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये मैं कौन सा क्रियाकलाप में आ जाऊंगा? तो तृतीयक क्रियाकलाप में आ जाऊंगा। जैसे रसोईया घर जो हो गया या रसोईया हो गया, वो क्या है? तो वो खाना बनाकर आपको दे रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? आपको मतलब सेवा प्रदान कर रही है। मिस्त्री जो है आपका घर बना कर दे रहे हैं, तो क्या कर आपको सेवा प्रदान। प्लम्बर जो है वो आपको प्लम्बर वाला सारे काम करके दे रहे हैं, तो वो आपको क्या कर? सेवा। वकील क्या आपका केस लड़ता है, तो वो क्या आपका सेवा कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे क्रियाकलाप कौन सा क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा? तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। और कह रहा व्यापार, परिवहन, संचार, प्रशासन, मनोरंजन संबंधी कार्य और सेवाएं कुछ अन्य तृतीयक क्रियाकलाप है। वास्तव में ये तृतीयक क्रियाकलाप सेवाएं ही है, ठीक है? तो इस प्रकार से 4 तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में आप उल्लेख कर सकते हैं। पूछा था कि तृतीयक क्रियाकलाप के 4 क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए, तो आप सभी इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। 4 से ज़्यादा इसमें मैं बता दिया, तो किसी भी प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप का परिभाषा पूछिए या तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में 4 उल्लेख कीजिए, तो बस सिंपल से याद रखिएगा कि जब हम किसी को सेवा प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है? और इसके अंतर्गत जैसे वकील आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा, रसोईया आ जाएगा, प्लम्बर आ जाएंगे, और भी बहुत सारे जो आपको मतलब क्या कर रहे हैं? सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसे परिवहन हो गया, बस हो गया, ये सब क्या आपको सेवा प्रदान करवा रहा है। मनोरंजन हो गया, ये आपको सेवा प्रदान करवा रहा है किसी न किसी माध्यम से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिख देना। दूसरा 9 प्रश्न हो गया। ये देखिए ये तीसरा 9 प्रश्न है जो कि टॉप लेवल का प्रश्न है, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। कह रहा मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? मतलब मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, मतलब देशों को कैसे बांटा जाता है? तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा आप सभी मानव विकास सूचकांक, जिसे हम इंग्लिश में HDI कहते हैं, ठीक है? HDI कहते हैं। यह कैसे मतलब किसी भी देश का वर्गीकरण करता है? तो यह कैसे वर्गीकरण करता है? यहाँ पे लिखा हुआ मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि के आधार पर, मतलब प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि के आधार पर क्या करता है? देश का क्रम तैयार करता है। मतलब यह अब जैसे कि भारत देश में स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, शिक्षा की स्थिति कैसा है, संसाधन की स्थिति कैसा है, इसके आधार पर क्या करता है? तो वह उपलब्धि के आधार पर देश की क्रम मतलब सीरियल तैयार करता है, ठीक है? कि हम इस देश को कितने नंबर पे रख सकते हैं। यह क्रम 0 से 1 के बीच होता है। यह क्रम, अब बताइए बाबू, यह क्रम भी जो होता है मात्र 0 से 1 के बीच ही होता है, ठीक है? यह क्रम जो है 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 में अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देश में निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया, मतलब देश को निम्न
क्या कहते हैं, निम्न समूहों में वर्गीकृत किया गया। जैसे अगर पूछे मानव विकास उच्च मानव विकास स्तर में 0 से 8, ठीक है। अगर पूछे कि मानव विकास स्तर में उच्च में हम किसे रखेंगे, मतलब सबसे ऊपर किसे रखेंगे, तो जिसका पॉइंट 0 से 8 के ऊपर हो, ठीक है। मतलब 0 से 0.8 हो उसको, या इससे ऊपर हो, मतलब प्लस में हो, तो ऐसे देश कुल अब विश्व में कुल कितने देश है, तो 57 देश है, ठीक है। और उसके बाद मध्यम में किसे रखेंगे, तो 0.5 से लेकर 0.799 तक जो देश होते हैं इसको हम मध्य में रखते हैं। मतलब ये भी देश मध्य में मानव विकास सूचकांक में इसका दूसरा स्थान पर इसका स्थान रहता है, जिसमें 88 देश शामिल है। और निम्न में मतलब जो सबसे नीचे होंगे वो 0.5 से नीचे होंगे, ठीक है। और मान लीजिए किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक ही 1 है, अगर ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक किस देश का मानवीय विकास सूचकांक में उसका स्थान आता है, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन मैं आप सभी को दे रहा हूँ, इंडोनेशिया, उसके बाद मैं आप सभी को अफ्रीका दे रहा हूँ, उसके बाद अमेरिका दे रहा हूँ, उसके बाद भारत दे रहा हूँ। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने सब्जेक्टिव के लिए बता दिया, ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न था, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न मैंने आप सभी को करा दिया। मैं तीसरा प्रश्न आप सभी को कराऊंगा। तीसरा प्रश्न क्या कराऊंगा कि निश्चयवाद क्या है। ये टॉप लेवल का प्रश्न, ये भी प्रश्न, ठीक है। ये पूछा जाता है निश्चयवाद, संभववाद क्या है। ये दोनों प्रश्न है ना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आंसर लिखिएगा निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवादी, ये एक पुरानी विचारधारा है। क्या है, तो यह एक प्रकार का निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद या नित्यवादी जो है ये एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। मतलब इसके आधार पर क्या है कि इसके अवस्था में मानव जो है ये प्राकृतिक वातावरण से, मतलब जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है इससे अधिक प्रभावित होता है। और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। उन्होंने मतलब कौन, तो मानव जो अपने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी, और मतलब पहले रुका हुआ था, और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। मतलब पहले था तो वह प्रौद्योगिकी का स्तर था ही नहीं, मतलब कल कारखाने उतना था ही नहीं, ठीक है। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था। मतलब उस अवस्था में क्या है, तो मानव प्रकृति के हिसाब से चलता, ठीक है। अगर प्रकृति जिस हिसाब से मतलब रिएक्ट करता तो उस हिसाब से मानव रिएक्ट करता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे आजकल मैं बता रहा हूँ, अगर प्रकृति रात में क्या है, रात में जैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, रात के ही परिभाषा में रात में मैं कहूँगा तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा। दिन ही मान लीजिए, ठीक है। दिन में क्या होता है, कभी कभी मतलब आप लोग देखे होंगे, दिन में गलत लिख रहा हूँ, दिन ऐसे होगा। तो दिन में क्या होता है, पहले दिन में आपने देखा होगा कभी कभी मौसम बिगड़ने के कारण बहुत अंधेरा हो जाता है। क्यों हो जाता है, बहुत अंधेरा हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो मानव क्या करेंगे, मतलब प्रकृति की तरह रिएक्ट करेंगे। और आजकल पहले ये चीज़ सबसे अधिक होता था, ठीक है। लेकिन आजकल क्या, अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है फिर भी लाइट जला लेंगे, और बहुत ज़्यादा इज्जत है फिर भी वो लाइट जलाकर मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि मौसम कैसा है। गर्मी है फिर भी मतलब मानव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठंडी है फिर भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि मानव आज उस हिसाब से डेवलप खुद को कर लिया है, ठीक है। लेकिन पहले मानव को मतलब एक मानव को प्रकृति के हिसाब से ही चलना पड़ता था। प्रकृति अगर ठंडी दे रहा है तो उसमें उसको रह लेना है बिना स्वेटर के, बिना कपड़ा के। लेकिन आज क्या है, अगर ठंडी भी दे रहा है तो भाई कपड़ा चाहिए, ठीक है। गर्मी है तो भाई गंजी में रहेंगे, या छोटे छोटे कपड़े पहन कर रहेंगे, या उस प्रकार के मतलब जो गर्मी से राहत दे वैसे कपड़े पहन कर रहेंगे। ठंडा खाएंगे, ठंडा पिएंगे, इस प्रकार से होता है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले ये सारा सुविधा ही नहीं था। तो इसलिए मानव क्या करते थे, उसके अपने हिसाब से रिएक्ट न करके पृथ्वी के मतलब प्रकृति के अनुसार से रिएक्ट करते, ठीक है। उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौना था, ठीक है। इसमें मनुष्य का स्थान जो था ये गौना था। तो निश्चयवाद के बारे में पूछे तो आप लोग सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है, ठीक है। निश्चयवाद जो है यह पर्यावरणीय या ये कह सकते हैं कि नियतवादी पुरानी विचारधारा है, जिसमें मानव क्या करते थे, तो प्रकृति के द्वारा जो मतलब जैसा प्रकृति के द्वारा रिएक्ट किया जाता था वैसा मानव रिएक्ट करते थे और उस हिसाब से अपना जीवन का यापन करते थे, ठीक है। जीवन यापन करते थे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर पहले आप सभी को लिख देना, ठीक है। संभववाद के बारे में मैंने बोला कि संभववाद भी बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो संभववाद में लिखिएगा, संभववाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में
परिवर्तन करने में मर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने उपयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के अनुसार परस्पर संबंध में यह विचारधारा मानव केंद्रित है। तो संभववाद कैसा है? तो संभववाद क्या है? तो संभववाद क्या है कि इस विचारधारा के मतलब संभववाद की विचारधारा के अनुसार मानव क्या है? तो मानव अपने हिसाब से और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है इसमें मर्थ कर सकता है, मतलब सोच सकता है, और वह प्रकृति प्रदत्त जो संभावना है, इच्छा है, उसके अनुसार से वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर पहले लिख देना। मानव पर्यावरण में यह परस्पर संबंध का एक अच्छा तरीका हो सकता है संभववाद। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। और अगला, जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर स्पष्ट करिए। ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है प्यारे, जन्म और मृत्यु दर के बीच। अगर आपसे को काफी बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप लोग लिखिएगा, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब मान लीजिए किसी भी देश में एक वर्ष में अगर 1000 व्यक्ति जन्मे, ठीक है, और उसी देश में 1000 मतलब एक साल में 1000 व्यक्ति में से जितना मरेगा उससे मृत्यु दर निकल जाएगा, और जितना जन्मेगा, मतलब ये जन्मा तो इससे क्या होगा मृत्यु, ये जन्मा तो मतलब इससे हम जन्म दर निकाल लिए, और 1000 में से जितना मरेगा, 1000 में से यहाँ पे 1000 नहीं होगा, समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, मतलब जैसे 1000 व्यक्ति ने जन्मा, ठीक है, तो जो जन्मा उससे हम जन्म दर निकाल लेते हैं, और जो मरेगा उससे हम क्या करते हैं, तो मृत्यु दर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल से, हालांकि इसका परिभाषा अलग होता है, इसको मतलब हम अलग से डिफाइन करते हैं। मैं बाद में अच्छे से आपको इसको समझाऊंगा कि अगर आप सभी के एग्जाम में गणित के टाइप से प्रश्न पूछा है कि जन्म दर मृत्यु दर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, डोंट वरी, उसको मैं समझा दूंगा किसी न किसी वीडियो में। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, मतलब यदि जन्म दर जो है ये मृत्यु दर से अधिक है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। मतलब जन्म दर जो है ये मृत्यु दर से अधिक है, मतलब मृत्यु जो है ये कम हो रहा है और जन्म अधिक हो रहा है, तो उस देश की जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होती है। और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम होता है, मतलब जन्म जो है कम हो रहा है और मृत्यु ज्यादा हो रहा है, तो उस देश की जनसंख्या का क्या होगा, ह्रास होगा, मतलब जनसंख्या कमेगा। और जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। जन्म दर में क्या है, तो केवल जन्म लेने वाले बच्चे को सम्मिलित किया जाता है, किंतु मृत्यु दर में सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। जन्म दर में क्या होता है, तो केवल जो जन्मा बच्चा, मतलब बच्चा जो माँ के पेट से जन्मा, उसको हम सम्मिलित करते हैं, मतलब उसको ही गनते हैं। और मृत्यु दर में हम ऐसा नहीं करते कि जो मरा उसको, मतलब केवल बच्चा का हम करते, जो मतलब बुजुर्ग भी मरा हम उसको भी गिनती करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप यार इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पहले। और देखिए ये नगरीय जनसंख्या क्या होती है, टॉप लेवल का ये भी प्रश्न देख लीजिए, नगरीय जनसंख्या क्या है। आंसर में लिखिएगा, नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या है जो नगरों में निवास करती है और गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। नगरीय जनसंख्या का मुख्य विशेषता होता है उच्च वृद्धि दर, उच्च घनत्व, उच्च शिक्षा का स्तर तथा निम्न लिंग अनुपात है। ठीक है, अब देखिए ये नगरीय जनसंख्या क्या होती है, या नगरीय जनसंख्या से आप क्या समझते, प्रश्न पूछेगा तो लिखिएगा, नगरीय जनसंख्या वह जनसंख्या जो नगरों में निवास करती है, मतलब किसी शहरों में निवास करती है। ठीक है, और यह क्या है, तो गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है, मतलब गैर प्राथमिक, जैसे यह कृषि कार्य में संलग्न। प्राथमिक क्रिया में तो आप सभी को पता है कौन आता है, तो कृषि क्रिया आता है। ठीक है, या द्वितीय क्रिया में हो गया तो कल कारखाने आते हैं। तो ऐसे काम में मतलब द्वितीय क्रियाकलाप में रहते हैं, लेकिन प्राथमिक क्रियाकलाप में नगर के लोग नहीं रहते, क्योंकि नगर के लोगों को वहाँ पे खेती उती रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है, तो उच्च वृद्धि दर पाया जाता है, मतलब खूब ज्यादा लोग वृद्धि करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या कल कारखाने, मशीन है, तो वहाँ पर सेवा देकर फैक्ट्री में काम करके अपना इंसान जो है अपना मतलब जो खर्चा पानी है, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेता है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर उच्च घनत्व वो रहता है, मतलब जनसंख्या जो है ये एक बिल्डिंग जो बनता है पाँच या छः बिल्डिंग का, मतलब एक मकान बनता है, और उसमें बहुत सारे लोग 100 150 200 इस प्रकार से लोग रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, तो वहाँ पर मतलब इस प्रकार से, क्योंकि घनत्व वहाँ नगर में है, तो नगर में रहने के लिए आपको मतलब क्या कहते हैं, तो ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। गांव में है आप तब ना मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीजन भी आप प्राप्त कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से रह पाते हैं। और जब शहर में आप रहते हैं तो शहर में क्या पता है, एक कमरा मिलता है, इसी कमरा में यहाँ पे खाना बनाना है, यहाँ पे सब मतलब सोना है, और यहीं पे अपना कपड़ा रखना है, यहीं पे सब कुछ करना है, एक ही कमरा में क्या करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, अगर शहर में आप लोग रहते तो ऐसा होता है, आप कहिए नहीं सर शहर में तो मेरा घर है, मैं ऐसे नहीं रहता, मेरा सब नहीं बाबू, जिसका शहर में घर होते हैं ना,
अपना घर होते हैं वो भी बहुत एडजस्ट करके वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि शहर में अपना घर अगर है आपका तो ऐसा नहीं कि मतलब आप, हाँ हो मतलब देखिए अपवाद में हर जगह मतलब कोई ना कोई व्यक्ति होता है। अपवाद, अब अपवाद में किसे कहेंगे, जिसके पास करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, जो मतलब डेली का करोड़ों रुपया कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, जो डेली का हजारों रुपया कमा रहा है, तो वो क्या करेंगे, मतलब अपने घर में अगर किसी दूसरे को ना रखेंगे तभी भी उसका गुजर बसर चल जाएगा। लेकिन अगर जो मतलब मीडियम फैमिली से आते हैं, फिर भी वहाँ पे उसका घर है, या बहुत अच्छे घराने से नहीं आते, वो चाहते हैं पैसा कमाना, तो वो क्या करेंगे, अपने घर पे बिल्डिंग बनवाएंगे, और बिल्डिंग बनवाएंगे फिर रूम भाड़ा पूरा पे देंगे, तो उसमें भी क्या करो, वो भी एडजस्ट करते हैं कि एक रूम अगर उसको हम दे देंगे भाड़े पे, तो वहाँ से 4 से 5 हज़ार रुपये कम से कम हमको आ जाएगा। तो ये क्या है, तो पैसा कमा लेंगे भाई, पैसा कमाना कोई कौन नहीं चाहता, आप भी चाहते, हम भी चाहते, सब चाहता है, और पैसा कमाना भी चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिख देना है। थोड़ा सा मैं ज़्यादा समझाने लगता हूँ इसलिए सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं दिल से पढ़ाता हूँ, कोई दिमाग से पढ़ाता है, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा दिलो दिमाग दोनों मतलब पढ़ाने पे ही लग जाता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आपको पता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं ज़्यादातर मतलब, क्योंकि मोबाइल में बहुत ज़्यादा मैसेज आता है, तो मैं फ्लाइट मोड में करके रखता हूँ। ठीक है, मोबाइल को जो है मैं फ्लाइट मोड में करके रखता हूँ, ताकि मैं पूरा दिलों और दिमाग से आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न, इसको भी देख लीजिएगा कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा जनसंख्या संगठन या जनाकीय संरचना। जनसंख्या संगठन, या आपसे भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कि जनाकीय संरचना से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में लिखिएगा जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना की संख्या, जनांकीय संरचना संख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिसकी माप की जा सके तथा जिसकी मदद से विभिन्न प्रकार की समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके, जैसे आयु में, लिंग में, साक्षरता में, शिक्षा में, व्यवसाय में, जीवन प्रत्याशा दर में, निवास स्थान में, ग्रामीण नगरीय में, निवास स्थान मतलब कौन कितना लोग ग्राम में निवास कर रहे हैं, कितना लोग नगर में निवास कर रहे हैं, इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक है जो जनसंख्या संगठन में प्रदर्शित करते हैं। मतलब जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो आप लिखेगा जनसंख्या संगठन या जनांकीय संरचना जो है यह हमें यह ज्ञात करवाता है, हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी जगह के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी आयु के, किसी भी लिंग के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके में अंतर स्पष्ट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या संगठन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले, और एक क्वेश्चन बस और मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं देख लेता हूं कि कौन से प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो सकता है इस साल के एग्जाम के लिए। पृष्ठ प्रदेश क्या कहते हैं, थोड़ा सा छोड़िए, मैं ये दे भी दूंगा आप सभी को, तो आप लोग है ना देख भी लीजिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ में दे दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है स्वेज नहर के महत्व का वर्णन कीजिए, टॉप लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि स्वेज नहर से आप क्या समझते हैं या स्वेज नहर के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए, तो लिखिएगा स्वेज नहर मिस्र के में उत्तर के पोस्ट, देखिएगा, अरे यार मेरा मतलब खाया हूँ ना अभी, खाना खाना खा कर बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा मतलब जो हुचकी टाइप का ना, तो उस प्रकार से हो रहा है मेरा। तो स्वेज नहर मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूभाग, मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है ये किसको किसको जोड़ती है, तो उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूभाग जो है लाल सागर को जोड़ते हैं, मध्य भूभाग लाल सागर को जोड़ती है, जिसका निर्माण 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया था। और यह नहर 160 किलोमीटर लंबा तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। यह नहर जो है यह 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है, जिसकी प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। मतलब प्रतिदिन क्या है, तो 100 जलयान मतलब जल में चलने वाले जितने भी जहाज होते हैं वो आवागमन करते हैं, मतलब आजा करते हैं, और इसको पार करने में लगभग 10 से 12 घंटा लगते हैं। मतलब स्वेज नहर को पार करने में 10 से 12 घंटा किसी भी जलवायु को लगता है। ठीक है,
और उसके बाद इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल तथा तैयार माल का यातायात उत्तमाशा अंतरिक्ष से होकर होता था। मतलब इसके बनने से पूर्व जो है मतलब जितने भी कच्चा माल का आदान प्रदान होता था, आयात निर्यात होता था, यह पहले उत्तमाशा अंतरिक्ष से होता था। यह पूरे यूरोप से घूमकर जाता था, यह पूरे अफ्रीका से सॉरी यह पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता था, जिसमें समय और खर्च अधिक लगता था। और स्वेज नहर ने समय और खर्च को काफ़ी कम कर दिया। स्वेज नहर जब बना तो देखिए पहले क्या है, तो मतलब सबसे पहले तो अगर स्वेज नहर नहीं था तो मार्केटिंग करने में, मतलब एक देश दूसरे देश से व्यापार करने में, आयात निर्यात करने में, उसे पूरे अफ्रीका देश से, मतलब पूरे अफ्रीका, जो अफ्रीका क्या है तो पता है आपसे, महाद्वीप है, मतलब महादेश है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे देश थे, तो सारे देश को पार करके तब जाना पड़ता था कहाँ, तो मतलब ये मतलब हिंद में आता था, हिंद सागर में आता था या लाल सागर में आता था। तो इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय भी लगता था और काफ़ी पैसा खर्च होता था। लेकिन जैसे ही स्वेज नहर बन गया, 160 किलोमीटर लंबाई इस नहर को बनाया गया, तो इस नहर को बनाने से क्या हो गया कि मतलब जो हमारा व्यापार का संबंध है ये बहुत अच्छा बन गया और हम आसानी से व्यापार करने लगे। ठीक है, तो पहले उम्मीद करते हैं आज जो मैं क्वेश्चन पढ़ाई हूँ ये समझ में आया होगा। बाकी क्लास में आगे ले लूँगा, कुछ और वीडियो भी दूंगा, 2 4 10 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से ज्योग्राफी का वीडियो से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।